एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और यहाँ पर प्रश्नों की जो कुल संख्या होगी वो होगी 40। हम लोग यहाँ पर रैपिड फायर तरीके से 40 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे आज और बहुत इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए पूरा का पूरा सेशन होगा क्योंकि 40 MCQs क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, जहां भी आपका हिंदी पेडागोजी सेक्शन पूछा जाता है, आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सेशन को। आई होप कि आपको बहुत मजा आएगा और कुछ नए नए क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए, मुझसे कनेक्ट होना है, तो लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का मिल जाएगा, जाके जरूर ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। इनमें से कौन सा जो है लिखित अभिव्यक्ति का साधन हमारा नहीं होता है? ठीक है, पत्र लेखन ये तो होता है भाई, हम इसे लिखते हैं। निबंध भी हम लिखते हैं। वाद विवाद या नाट्य लेखन, तो देखो वाद विवाद जो है ऑप्शन नंबर जो सी होगा ना हमारा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हम वाद विवाद नहीं करते, ये हमारी किसका साधन है? मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है। बाकी की तीनों चीजें लेखन से संबंधित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है कि उन्हें क्या सिखाया जाए? ठीक है, अक्षर सिखाना, बाराखड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना या उनको क्रियाशील बनाना। तो लिखना सिखाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप उनके क्या करेंगे? जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे। क्रियोसिटी को डेवलप करना इज मोर इम्पॉर्टेंट। बाकी उसके बाद हम अक्षर सिखा सकते हैं, हम बाराखड़ी भी सिखा सकते हैं। क्रियाशील हम उन्हें तब बनाएंगे जब वो लर्निंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम उनके अंदर क्या करेंगे? उन्हें मोटिवेट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन सा प्रिंट मीडिया में नहीं आता है? ठीक है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक या फिर विद्यालय पत्रिकाएं। तो जो प्रिंट मीडिया में नहीं आता वो होगा पाठ्य पुस्तक। ठीक है, बाकी समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, स्कूल मैगजीन्स जो होती हैं, ये सारे हमारे प्रिंट मीडिया के अंदर आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है? रटने से मुक्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन, विद्यार्थियों का हित या फिर पाठ्यक्रम व्याप्ति। तो देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? MCQs टाइप के प्रश्न होते हैं, वो फिलअप वाले प्रश्न हो सकते हैं, वो वन वर्ड हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं। तो इन जो प्रश्नों की उपयोगिता होती है वो ये होती है कि इनसे जो मूल्यांकन होता है वो निष्पक्ष होता है। ऐसे प्रश्न क्या माने जाते हैं? ऐसे प्रश्नों को हम वैध मानते हैं। ये प्रश्न, इस तरह के जो प्रश्न है वो वैध होते हैं, वो विश्वसनीय होते हैं, उनके अंदर विश्वसनीयता होती है और उनके अंदर जो है वस्तुनिष्ठता भी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? तो सही जवाब इस प्रश्न के लिए बनेगा, प्रारंभिक कक्षाओं में हमें उच्चारण सुधारने यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन है उसको सुधारने का काम किया जाना चाहिए, क्योंकि जो प्रारंभिक है वही बेस होता है किसी भी लर्निंग का। तो अगर आप इस स्तर पे अगर आप उनके उच्चारण को सुधारेंगे तो आगे वो गलती नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला है, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि कौन सी है? अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला या फिर उपयुक्त सभी। तो शिक्षण की विधि का मतलब क्या है कि जो आप मेथड यूज कर रहे हो पढ़ाने में, तो हम तीनों ही मेथड का यूज कर सकते हैं। हम प्रयोगशाला को भी शामिल करते हैं, जो लैब होते हैं। आगमन निगमन विधि आपको पता ही है, व्याकरण पढ़ाने की विधि है। अनुकरण विधि भी आपको पता ही है, रचना में यूज करते हैं इसको हम। ठीक है, जहां बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है और टीचर को इमिटेट कर रहा है बेसिकली, तो मातृभाषा को सिखाने में होती है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हमारा सही जवाब होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है। क्या है गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य? छात्र को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के अवसर देना, सुलेख की योग्यता का विकास करना या संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो गृह कार्य का सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य होता है कि जो भी आपने उसको पढ़ाया है उसे वो दोहरा सके। ठीक है, यानी कि उसका रिवीजन वो कर सके। ऑप्शन नंबर इसका 2 हमारा करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए
हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है भाषा शिक्षण के उपागम है। भाषा शिक्षण के कौन से उपागम होते हैं वो आपको बताना है। पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उपागम जब हम बोलते हैं यानी अप्रोच जो होती है किसी भी भाषा में, लाइक चाहे हम इंग्लिश की बात करें या हम हिंदी की बात करें, तो ये दोनों ही अप्रोचेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रचना शिक्षण में आपको ये याद रखना है, रचना शिक्षण जो है वो दो प्रकार में विभाजित उन्हें हम कर सकते हैं। एक होता है आपका मौखिक, जो आप मौखिक तरीके से कर रहे हैं एक्सप्रेस, और एक होता है लिखित, यानी कि लिख करके हम रचना कर रहे हैं। ठीक है, रचना शिक्षण का मतलब क्या होता है, जो आप कंपोजिशन कराते हो बेसिकली, जैसे इंग्लिश में हम कंपोजिशन करा रहे, निबंध वगैरह की रचना करा रहे हैं, जो भी वो लिख रहा है बेसिकली। तो दो प्रकार से हम कर सकते हैं, मौखिक एंड लिखित। इसके अलावा रचना शिक्षण के तीन क्या होते हैं, चरण होते हैं, ठीक है, 3 स्टेप्स होते हैं रचना शिक्षण में, वो याद रखना है। और पाठ संसर्ग आपको पता ही है, जिसे पाठ के साथ साथ ही हम जहाँ पर व्याकरण का या और भी चीजों का ज्ञान दे देते हैं, तो दोनों ही उपागम हिंदी में होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? अपनी बात कहना, दूसरों की बात समझना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, या विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग करना। तो भाषा सीखने सिखाने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप उनको डिफरेंट जो सिचुएशंस है उसमें लैंग्वेज को यूज करना सिखा सके, प्रयोग करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट आता है शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। शिक्षण कौशल का उपयोग कहाँ किया जाता है? कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो हमारी टीचिंग स्किल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंदर ही क्लासरूम में आप कर रहे हैं, बाहर नहीं करवा सकते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में हम अपनी टीचिंग स्किल्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? आदर्श वाचन है, अनुकरण वाचन है, सामूहिक वाचन है, या फिर पाठ्य पुस्तक वाचन है? क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? तो देखो, यहाँ पे सस्वर वाचन आपसे पूछा गया है, यानी कि सस्वर का मतलब है कि स्वर सहित। जहां पे आप स्वर सहित किसी भी चीज को आप बोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो वहां पर सबसे अच्छा माना जाता है आप जब क्या करेंगे, संवेद तरीके से। ठीक है, इसको हम संवेद वाचन भी कहते हैं, जहां पे आप ग्रुप में बच्चों को वाचन करने के लिए कहते हो। इससे क्या होगा कि जो बच्चे शर्माते हैं वो भी अपनी, उनकी झिझक दूर होती है यहाँ पर। ठीक है, आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है ये याद रखना। आदर्श वाचन वह वाचन है जो शिक्षक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और अनुकरण वाचन जो छात्र करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हर 15-20 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले समूह की भाषा में अंतर जो है वो किस स्तर पर होता है? वाक्य स्तर पर अंतर है भाषाओं में, ध्वनि स्तर पर होता है, शब्द स्तर पर होता है, या संवाद स्तर पर होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ध्यान से इसको थोड़ा सा सोचिएगा कि ये कह रहा है कि हर 15 से 20 किलोमीटर की जो दूरी है, वहां पर जो समूह की भाषाएं होती है, जो अलग अलग लोगों की भाषा होती है किसी एरिया में, तो अंतर जो होता है ना, वो किस बेसिस पे होता है? वो होता है ध्वनि के स्तर पर। किस पर होता है? ध्वनि के स्तर पर। जैसे कि मान लो कोई वर्ड है, हम सेम वर्ड तो बोलते हैं लेकिन बोलने में अंतर है। अब आप हरियाणा में जाएंगे तो हरियाणा के लोगों की जो बोली होती है वो उनकी बोलते सेम है जो हम बोलते हैं, लेकिन उनके जो ध्वनि है वो डिफरेंट होती है, उनका एक्सेंट डिफरेंट होता है। अगर आप सेम तमिल एरिया में चले जाएं, अगर तमिल वाले लोग हिंदी बोलने लगेंगे तो उनकी भाषा अलग होती है, उनका जो बोलने का एक जो एक्सेंट है वो अलग है। यानी कि किस में अंतर पाया जाता है? ध्वनियों में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा में स्कूल में आने से पहले ही प्रवीण होते हैं। अब ये एक स्टेटमेंट है, अब आपको बताना कि यह कथन कैसा है। बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा में स्कूल में आने से पहले ही प्रवीण होते हैं, यानी कि एफिशिएंट होते हैं। ये सही नहीं है, सही है, अनुपयुक्त है, या अपर्याप्त है? तो यह कथन क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, बच्चे स्कूल आने से पहले ही अपनी भाषा में प्रवीण हो जाते हैं, उन्हें पता है कि उन्हें कैसे अपनी बात को दूसरों के सामने कहना है। तो ये बात बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला देखते हैं, भाषा सीखने के औपचारिक तरीकों में क्या शामिल नहीं है? मतलब कि जो फॉर्मल हमारे एक तरीका होता है सीखने का, उसमें क्या नहीं है? ठीक है, फर्स्ट है शिक्षक, सेकंड है भाषा प्रयोगशाला,
थर्ड है स्कूल या फिर 4 है परिवेश। तो देखो औपचारिक पूछा गया है यानी कि फॉर्मल सिचुएशन, तो यहाँ पे जो परिवेश है ये हमारा अनौपचारिक तरीका है भाषा को सीखने का। हम यहाँ पे भाषा को क्या करते हैं, अर्जन करते हैं। ठीक है, भाषा का अर्जन जो होता है वो परिवेश के माध्यम से सबसे पहले होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर बच्चा भाषा का एक डैश स्वरूप लेकर जन्म लेता है। हर बच्चा भाषा का कैसा स्वरूप लेकर जन्म लेता है वो बताना है। समान स्वरूप होता है, मानक स्वरूप होता है, सार्वभौमिक होता है या साहित्यिक होता है। देखो हर बच्चा जन्म लेता है तो आपको पता है कि जो हर बच्चे की भाषा, ठीक है, कोई भी आप देखेंगे दुनिया में कोई भी बच्चा है, हर बच्चे की जो भाषा है वो एक सार्वभौमिक स्वरूप उसका लेकर के जन्म लेता है। हर बच्चा क्या होता है, जन्म लेते ही रोता है, यानी कि ये क्या है, सार्वभौमिक है। धीरे धीरे वो बैबलिंग करता है, ठीक है, जैसे कि बैबलिंग स्टेज होती है तो वो भी सार्वभौमिक है, हर बच्चा करता है। फिर वो छोटे छोटे वर्ड बोलता है, फिर वो 2 वर्ड बोलता है, फिर वो टेलीग्राफिक स्पीच करता है। तो ये क्या है कि हर बच्चा अपना एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल एक स्वरूप लैंग्वेज का हर बच्चा लेकर के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को किस चीज का दर्जा दिया गया? हिंदी को क्या माना गया है? राष्ट्रीय भाषा माना गया है हिंदी को, राजभाषा माना गया है, सहराज भाषा या उपरोक्त सभी। तो यहाँ सही आंसर इसका हमारा होगा कि हिंदी क्या है, हमारी देश की राजभाषा है। ठीक है, राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा भी हिंदी है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि राजभाषा संविधान में बताया गया है। ठीक है, अगर मैं राजभाषा की बात करूं तो संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का यानी राजभाषा कौन सी होती है, जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है। ठीक है, सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है वो होती है राजभाषा। तो जो हिंदी है उसको राजभाषा माना गया है संविधान के द्वारा, लेकिन राष्ट्रीय भाषा कोई भी संविधान में इसका जिक्र नहीं है। राष्ट्रीय भाषा वो भाषा होती है जो एक राष्ट्र के लोग जिस भाषा को सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, तो हिंदी ज्यादा बोली जाती है हमारे देश में, इसलिए हिंदी हमारी क्या है, राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, और सह राजभाषा क्या है, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश जो है वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके, चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है? 1200, 1600, 1800 या 2200? तो यहाँ पे भारत में लगभग जो भाषाएं हैं वो है 1652। ठीक है, 1652 लगभग जो मातृभाषाएं बेसिकली है वो बोली जाती है। ठीक है, तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार भारत के बहुभाषी समाज में अंग्रेजी एक क्या है? अब यहाँ अंग्रेजी पूछा गया है कि अगर बहुभाषी समाज में हम अंग्रेजी को क्या मानेंगे, द्वितीय, वैश्विक, तृतीय या मानक? तो हमें पता है कि अंग्रेजी, अगर हम बहुभाषी समाज मल्टीलिंगुअल एक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो वहां पर इंग्लिश हमारी क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है। क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश है हमारी। ठीक है, और द्वितीय भाषा कब होगा, जब हम एक कक्ष के परिप्रेक्ष्य से देखें तो इंग्लिश क्या है, हमारी सेकेंड लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। द्विभाषिकता व बहुभाषिकता से निश्चित रूप से डैश लाभ होते हैं। अगर द्विभाषिकता है या बहुभाषिकता है तो इससे क्या लाभ होंगे, रचनात्मक, संज्ञानात्मक, दोनों या फिर शारीरिक? तो लाभ जो होते हैं मल्टीलिंग्विज्म से या बाइलिंग्विज्म से, दो भाषा जैसे पता है या जिसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है, तो वो छात्र रचनात्मक भी होता है, संज्ञानात्मक रूप से भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे दोनों ही हमारे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष विधि में किस चीज पर जोर रहता है? प्रत्यक्ष विधि आपसे पूछी जा रही है, किस पर जोर होता है प्रत्यक्ष विधि में? संवाद पर, संदर्भानुसार उपयुक्त भाषा प्रयोग पर, बोलने की शुद्धता पर या लेखन पर? तो प्रत्यक्ष विधि वह विधि है जहां पर हम लक्ष्य भाषा का उपयोग करते हैं और यहाँ पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है, बोलने सुनने के ज्यादा अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संदर्भ के अनुसार जो भाषा प्रयोग है ना उस पर फोकस किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए परंपरागत विधि के विपरीत डैश से डैश की ओर अग्रसर होना चाहिए। हमें किस ओर अग्रसर होना चाहिए अगर हम दूसरी भाषा का ज्ञान दे रहे हैं हिंदी में? ठीक है, अर्थ से संरचना की ओर,
संरचना से अर्थ की ओर, नियम से अर्थ की ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें कैसे अग्रसर होना चाहिए? अगर आप टीच कर रहे हैं हिंदी, तो वहां पर हमारा एक जो तरीका है सिखाने का, आपको पता है ग्रेडेशन होता है इंग्लिश में, ऐसे ही हिंदी में क्या होता है कि हम क्या करेंगे, पहले हम अर्थ का ज्ञान कराएंगे, मीनिंग से, मीनिंग इंपॉर्टेंट होता है, मीनिंग टू स्ट्रक्चर जो है उसकी तरफ जाना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भाषा सीखने की होलोफ्रेस्टिक अवस्था कौन सी अवस्था है? अब जो भाषा सीखने की होलोफ्रेस्टिक स्टेज होती है वो कौन सी अवस्था होती है? दो शब्द की अवस्था, एक शब्द की अवस्था, बाबलिंग होती है, या ये सभी होती है? तो देखो, होलोफ्रेस्टिक जो स्टेज होता है वो हमारी एक शब्द की अवस्था होती है, यानी कि वन वर्ड स्टेज जो है उसे हम कहते हैं हिंदी में होलोफ्रेस्टिक अवस्था। यहाँ पे अगर बच्चे को कोई बात कहनी है तो वो एक शब्द बोलेगा, जैसे अगर उसको प्यास लगी है तो वो सिर्फ पानी बोलेगा, ठीक है, उसके अलावा वो नहीं बोलेगा। कहने का मतलब है कि अगर वो पानी बोल रहा है तो उसके कहने का मतलब है कि मुझे पानी पीना है। तो यानी कि ये वन वर्ड स्टेज होता है, इसी को हम होलोफ्रेस्टिक अवस्था कहते हैं। बैबलिंग के बाद आता है, लगभग 1.5 साल तक ये अवस्था होती है, ठीक है। बैबलिंग हमारे 6 से 8 महीने तक 8 मंथ्स तक होता है, जहां पे बच्चा साउंड को रिपीट कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। और दो शब्द की अवस्था हमारी कौन सी होती है? टेलीग्राफिक स्पीच होती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे अति सामान्यकरण किस अवस्था में करते हैं? तो देखो, इसका आंसर क्या होगा? ओवर जनरलाइजेशन बच्चे कब करते हैं भाषा में? तो ये करते हैं एक शब्द की अवस्था में। अभी हमने देखा होलोफ्रेस्टिक अवस्था में बच्चा सामान्यकरण कर देता है, मतलब अगर उसको कोई भी बात कहनी है तो वो एक वर्ड कह देगा, तो उससे क्या है कि ये क्या कर रहा है? अति सामान्यकरण कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, सामान्यतः अर्जन द्वितीय भाषा में किसकी शुरुआत करता है? जो अर्जन होता है, लैंग्वेज का एक्विजिशन होता है, वो द्वितीय भाषा में किस चीज की शुरुआत करता है? तो अर्जन जो होता है वो अभिव्यक्ति की शुरुआत करता है, क्योंकि आपको पता है कि अर्जन बच्चे की परिवार में हुआ, ठीक है, उसका जो परिवेश है उसमें हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अर्जन जब बच्चा कर लेता है भाषा को अपने परिवार से, अपने परिवेश से, उसके बाद जब वो सेकंड लैंग्वेज को सीखने गया, जो उसकी लक्ष्य भाषा है उसको सीख रहा है, तो वहां पे वो अभिव्यक्ति बहुत अच्छे से कर पाता है अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? तो यहाँ पे संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या पूछी गई है, तो ये है 22, ठीक है। 22 भाषा को जो है संविधान में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज में दर्जा दिया गया है 8वीं अनुसूची के अंदर। ओके, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सबसे सहायक है? तो अर्थ की गहनता समझने के लिए स्वस्वर पठन इंपॉर्टेंट है, मौन पठन, द्रुत पठन, या धीमा पठन? तो अर्थ की गहनता, अगर आपको बहुत अच्छे से कोई चीज समझना है तो मौन पठन सबसे बेस्ट होता है। इसमें क्या है कि मौन पठन के दो टाइप होते हैं, एक होता है द्रुत पठन, ठीक है, जैसे कि आपको थर्ड ऑप्शन में दिख रहा होगा। एक होता है हमारा गंभीर पठन, ठीक है, गंभीर पठन। तो यहाँ पर गंभीर पठन अगर होता तो हमारा गंभीर पठन राइट आंसर होता, गंभीर पठन नहीं है तो हम मौन पठन की तरफ जाएंगे यहाँ पे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। द्रुत पठन क्या होता है कि द्रुत पठन में भी आप पढ़ तो साइलेंट रहे हो, मतलब आप चुपचाप पढ़ रहे हो बिना बोले, लेकिन आप बहुत वहां पे क्या करते हो, फास्ट तरीके से जब हम एकदम से पढ़ लेते हैं कोई चीज जल्दी से, वो हमारा द्रुत पठन होता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा माना जाता है गंभीर पठन अगर अर्थ की गहनता को समझना है, ठीक है। ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में ऑप्शन क्या आए हैं, हाँ, ठीक है। और सस्वर पठन की जब हम बात करते हैं, जब हम बोल बोल के पढ़ रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा उच्चारण में इंपॉर्टेंट होता है, मतलब उच्चारण सुधारने में सस्वर पठन अच्छा है, और किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने में, अर्थ की गहनता को समझना, तो मौन पठन ज्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया क्या होती है? आपको पता है ना, जो संश्लेषण विधि होती है हमारी, उसमें सिखाने की प्रक्रिया कैसी होती है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या बनेगा हमारा कि हम यहाँ पे पार्ट टू होल की तरफ जाते हैं, यानी कि हम पहले यहाँ पे वर्ण से स्टार्ट करेंगे। हम पहले वर्णों का ज्ञान, अक्षरों का ज्ञान दे देते हैं बच्चों को, ध्वनियों का ज्ञान दे देते हैं, उसके बाद आपने एक एक वर्ड सिखाना स्टार्ट किया, वर्ड के बाद हमने क्या सिखाया, सेंटेंस सिखाया। आमतौर पर आप किसी भी स्कूल में या विद्यालय में देखेंगे तो बच्चों को ज्यादातर ऐसे ही पढ़ाया जाता है ना, पहले हम उनको अक्षर सिखा देते हैं, फिर हम उनको एक एक शब्द सिखाते हैं, 2 शब्द 3 शब्द ये सिखाते हैं, फिर हम उनको छोटे छोटे वाक्य बताते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती? कौन सी विधि में हम व्याकरण की शिक्षा को बिल्कुल स्वतंत्रता से नहीं देते हैं, वो आपको बताना है। तो भाषा संसर्ग होगा, आगमन होगा, निगमन होगा या पाठ्यपुस्तक होगा। सही जवाब बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, भाषा संसर्ग विधि व्याकरण को सिखाने की विधि है, जहां पर आप व्याकरण का ज्ञान जो है वो किसी रचना के माध्यम से शुद्ध रूप का ज्ञान करवाते हो भाषा के, तो वो भाषा संसर्ग विधि है। ये प्राइमरी लेवल पे बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत बड़े लेवल पे हम इसको यूज नहीं करते हैं। आगमन विधि आपको पता है, आगमन विधि जो है इसके रूपों की संख्या पूछी जाती है, ठीक है। आगमन विधि के रूपों की रूपों की संख्या 2 है। निगमन विधि भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है हमारा पाठ्यपुस्तक विधि और एक होता है हमारा सूत्र विधि, ठीक है। एक होता है सूत्र विधि, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए, ये सारी की सारी क्या है, ग्रामर को पढ़ाने की विधियां है। अगला है विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग किसका किया जाता है? विश्लेषण विधि, अगर हिंदी में हम सिखा रहे हैं कोई चीज, तो विश्लेषण विधि में क्या शामिल होगा? अभी हमने संश्लेषण देखा जहां पर हम वर्ण से शब्द की तरफ जा रहे हैं। अब विश्लेषण क्या है, इसका उल्टा है, यानी कि हम होल से पार्ट की तरफ जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या सिखाएंगे? आप यहाँ पर शब्द से वर्ण की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगर आप शब्द से वर्ण की तरफ जा रहे हैं, मतलब आपने पहले मान लो कोई शब्द है, जैसे मान लो आम, आपने बोला आम सिखाया, तो इस आम का पहले आप ज्ञान बच्चों को दे दोगे, ये शब्द आप उनको बता देंगे। उसके बाद इसमें जो अ है और इसमें जो म का यूज हुआ है और इसमें जो मात्रा का यूज हुआ है, उसका ज्ञान आप बाद में देंगे। तो ये है हमारी विश्लेषण विधि। और अगर वर्ण से शब्द की तरफ हम जा रहे हैं, हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, संश्लेषण विधि होता है। ज्यादा अच्छी विधि क्या मानी जाती है? विश्लेषण मानी जाती है, क्योंकि विश्लेषण में बच्चा होल तरीके से सीख रहा है, होल से पार्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर अब हम चलते हैं। निम्न में से भाषिक सामग्री क्या है? भाषिक सामग्री आपको बतानी है, मूल विषय वस्तु, प्रत्यय, शब्दावली या मूल विषय वस्तु और प्रत्यय दोनों। तो भाषिक सामग्री का मतलब है आपका, इंग्लिश में कहेंगे इसको लैंग्वेज आइटम, जो आप सिखा रहे हैं, ठीक है, वो है। तो यहाँ पर आप जब हिंदी में जो भी चीज पढ़ाते हो वो हमारी क्या होती है? वो हमारी विषय वस्तु, यानी आपका कंटेंट क्या है और कंसेप्ट क्या है ना। हम क्या सिखाते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हम बच्चों को कंटेंट सिखाते हैं, कोई चैप्टर है, कोई टॉपिक है, वो आपका कंटेंट हुआ। और प्रत्यय का मतलब है आप कोई टॉपिक, कोई कंसेप्ट सिखा रहे हो। तो भाषिक सामग्री में ये दोनों ही होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे है, सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है। अच्छा, ये पहले से ही मार्क हो रखा है, तो देखो यहाँ पर सीसीई में व्यापकता का आशय जो नहीं है, तो यहाँ पर आई थिंक ऑलरेडी मार्क मैंने कर दिया था शायद। तो यहाँ पर व्यापकता का आशय क्या नहीं है, यहाँ पे प्रश्नों की व्यापकता नहीं होगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। व्यापकता का मतलब क्या है? एक होता है सतत, ठीक है, और एक होता है व्यापक। व्यापक में 2 एरिया है, एक होता है आपका शैक्षिक, एक होता है आपका सह शैक्षिक पक्ष। 2 पक्ष होते हैं हमारे सीसी के अंदर व्यापकता में, ठीक है। अब देखो जो शैक्षिक है उसमें हमारे क्या आ जाते हैं, हमारे सब्जेक्ट आ जाते हैं सारे, और सह शैक्षिक में आपका स्पोर्ट्स, खेलकूद, ये सब चीजें हैं। तो व्यापकता का मतलब है विषयों की व्यापकता, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद उपकरणों की व्यापकता, उपकरण का मतलब है अब आप ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो आप यहाँ पे फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट भी तो करोगे ना, तो उसके लिए आप उपकरण का यूज करते हैं, फॉर्मेटिव में करते हैं ना उपकरण, यानी कि टूल्स का यूज हम करते हैं किसी भी चीज में। आकलन करने में हम उपकरण की तकनीकों का यूज करते हैं, तो उपकरणों की व्यापकता बिल्कुल है। दायरा, दायरे का मतलब है कि आप विषयों के साथ साथ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, आप उस पर भी ध्यान दे रहे हो। तो दायरे की व्यापकता बिल्कुल है, बहुत वाइड होता है, ठीक है। उपकरणों की व्यापकता भी है, आप अलग अलग उपकरणों से बच्चों का आकलन करते हो। विषयों की तो व्यापकता है ही, बहुत सारे विषय हमारे शामिल होते हैं, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। प्रश्नों की व्यापकता यहाँ पे हमारा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन वाचन का लाभ है। मौन वाचन का लाभ आपको यहाँ पे बताना है। फर्स्ट है, उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है। दूसरा, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। तीसरा है, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है। 4 है, एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना। मौन वाचन यानी जो हम साइलेंट रीडिंग करते हैं, उसका आपको लाभ बताना है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाभ ये है कि हम यहाँ पर स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है।
उच्चारण हम सस्वर में करते हैं, मैंने आपसे डिस्कस किया। सस्वर पठन जब हम करवा रहे हैं बच्चों से तो वहां पर उच्चारण उसका अच्छा होगा, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, पठन की शुद्धता भी सस्वर से विकसित हो जाएगी, अच्छे से, ज्यादा अच्छे से होगी, और ध्वनियों का उच्चारण भी सस्वर में आएगा। लेकिन मौन वाचन में क्या है, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, नीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें प्रत्येक 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। नीता ने किसका प्रयोग किया? अब नीता एक टेस्ट ले रही है, अब आपको पता नहीं कि ये कौन सा टेस्ट है। उसने एक अनुच्छेद दिया, अनुच्छेद मतलब कोई पैराग्राफ उसने दिया, और हर 5वें वर्ड के बाद, यानी कि 1 2 3 4 5, 5वें वर्ड के बाद एक खाली स्थान है, तो वो कौन सा परीक्षण होता है? इस परीक्षण को हम कहते हैं क्लोज परीक्षण, ठीक है। ये क्या ले रही है? वो क्लोज परीक्षण ले रही है। क्लोज का मतलब ही होता है कि जहाँ पे जो चीज खाली हो, मिसिंग हो, तो हर वर्ड के बाद जब आप गैप दे दे के उनको पैराग्राफ में उन वर्ड को भरने के लिए देते हो, वो हमारा क्लोज परीक्षण होता है, जो बच्चों की किसको चेक करता है? रीडिंग को चेक करता है सबसे ज्यादा, उसके बाद राइटिंग को चेक करता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। किसके द्वारा हम लेखन कौशल का विकास कर सकते हैं? तो सही जवाब यहाँ पर होगा कि हम बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के द्वारा लेखन कौशल का विकास करते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, आप पहले उनको रेखाएं दे देते हैं, सीधी लाइन दे देंगे इस तरह से, है ना। आप उनको लिखना शुरुआत करवाते हो तो आप इस तरह की लाइनें उनको दे देते हैं, आप उनको इस तरह से जो है लाइन दे देते हैं स्लोप टाइप की, ठीक है। तो हम लाइनों से और चित्र, आप पहले उनको चित्र बनाना सिखाते हो ताकि वो आगे चल के उनका जो कौशल है लेखन का वो अच्छा हो सके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ हम इस प्रश्न में जाएंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, वाक्यों की सार्थक रचना में भूमिका होती है। अगर आप वाक्यों की सार्थक रचना कर रहे हैं तो इसमें सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होती है? शिक्षण की होती है, अधिगम की होती है, शिक्षण अधिगम दोनों की, या व्याकरण की होती है? तो देखो, आप क्या है कि आप किसी भी सेंटेंस को सार्थक तरीके से, सार्थक का मतलब है अर्थ सहित, ठीक है, जहां पर आपका अर्थ भी हो। आपने कोई सेंटेंस बनाया और वो बिल्कुल सही बनाया, आपने बिल्कुल पढ़ने वाले को समझ में आ गया आपने जो सेंटेंस बनाया है, तो यानी कि उसमें व्याकरण की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो आप वाक्यों की रचना बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। व्याकरण का ज्ञान होना वाक्य की रचना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, व्याकरण भाषा का है, व्याकरण भाषा का क्या है? आत्म तत्व है, सामान्य तत्व है, कठिन तत्व है, या सरल तत्व है? तो व्याकरण भाषा का एक तरह से क्या है? आत्म तत्व होता है। व्याकरण के बिना भाषा नहीं है, भाषा के बिना व्याकरण नहीं है। मतलब समझ रहे हो कि अगर व्याकरण ही नहीं होगी तो भाषा हो ही नहीं सकती, ना हम लिख सकते हैं ना हम बोल सकते हैं। तो व्याकरण भाषा का एक प्रकार से आत्म तत्व होता है जो उसमें सम्मिलित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि राम के परिवार में डिब्बा शब्द को, एक शब्द है डिब्बा, उसको सभी लोग डब्बा बोलते हैं, डब्बा कहते हैं, तो इसका कारण क्या होगा? भाषा ज्ञान का अभाव है, व्याकरण के ज्ञान का अभाव है, अशुद्ध उच्चारण वाले व्यक्तियों से संपर्क है, या फिर विराम चिन्हों के ज्ञान का अभाव है? तो बोलने में उनको यहाँ पे क्या है? गलत बोल रहे हैं। तो गलत बोल रहे हैं यानी कि वो ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में है, वो ऐसे व्यक्तियों को सुन रहे हैं जो खुद गलत बोलते हैं, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा कि काफी लोग ऐसे बोलते भी हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने सुना वैसा होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, कि अशुद्ध उच्चारण वाले व्यक्ति होंगे जो पहले से बोलते होंगे तो उन्होंने भी बोलना सीख लिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति भय एवं संकोच का होना कारण बनता है। मतलब अगर मान लो कि कोई छात्र है, उसमें मौखिक अभिव्यक्ति में भय है, उसको डर लगता है, वो बहुत संकोच करता है, बोलने में हिचकिचाता है, तो इसका कारण क्या बनेगा? अशुद्ध लेखन करेगा, वो अशुद्ध श्रवण करेगा, उच्चारण करेगा अशुद्ध, या ज्ञान का अभाव हो जाएगा? तो यहाँ पे देखो क्या है कि मौखिक अभिव्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पर उसका उच्चारण क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। अगर वो पहले से डर रहा है, अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा है, संकोच कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम डरते हैं तो हम जो उच्चारण है वो हम सही से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, विदुषी छात्रा के स्थान पर विद्वान छात्रा लिखना किसका उदाहरण है? अगर आप मान लीजिए गलती से विदुषी की जगह विद्वान लिख रहे हैं, ठीक है, आपको लिखना विदुषी था, आप विद्वान छात्रा लिख रहे हैं, तो ये किसका उदाहरण है? कौन सी गलती है यहाँ पर? विभक्ति संबंधी त्रुटि है, कर्ता संबंधी त्रुटि है,
लिंग संबंधी है या वचन संबंधी है। तो यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, लिंग संबंधी त्रुटि की बात कर रहे हैं। आपको विदुषी लिखना था, आपने विद्वान लिख दिया, जो कि क्या है, लिंग है, ठीक है। तो लिंग से संबंधित यहाँ पर त्रुटि हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो आज का लास्ट प्रश्न अब हम लोग देखेंगे फटाफट से, ठीक है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है, शुद्ध लेखन के लिए क्या आवश्यक है? अगर शुद्ध लिखना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? शिक्षक का सहयोग, शुद्ध लेख, प्रतिलिपि या शुद्ध उच्चारण? तो शुद्ध लेखन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? वैसे तो सहयोग भी आवश्यक है, शुद्ध लेख भी जरूरी है, ठीक है, प्रतिलिपि मतलब स्क्रिप्ट ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप उच्चारण ही गलत करते हैं तो आप लेखन में भी क्या करेंगे, गलतियां करेंगे। तो शुद्ध लेखन के लिए एक छात्र को जरूरी है कि पहले उसका उच्चारण क्या हो, बहुत अच्छा हो, तभी वो सही से लिख पाएगा और सटीक लिख पाएगा, ठीक है। सो गाइज, ये थे हमारे आज के टोटल 40 क्वेश्चन जो मैंने बहुत ही जल्दी कम समय में कराने की कोशिश की है एज अ रिविजन। सो आपको सेशन कैसा लगता है आप मुझे जरूर बताइएगा। आप कितने मार्क्स यहाँ स्कोर कर पाए हैं वो बताइएगा, एंड कोई सजेशन, कोई फीडबैक हो वो बताना। चैनल पे पहली बार हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अदर वीडियोस के लिए, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।